नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप न्यामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथनॉल संचालित विश्व की पहली कार का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज बेंगलुरु में G20 वन हेल्थ कार्यशाला का उद्घाटन किया। मणिपुर विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए रद्द। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ब्राइट स्टार देश सैन्य अभ्यास में भागीदारी करने के लिए हुई रवाना। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि यह देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता खत्म हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कच्चे तेल के आयात में भारत को 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को तेल आयात पर निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि परिवहन क्षेत्र के कारण 40% प्रदूषण हो रहा है, जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए देश को बड़े और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण से भारत का कृषि विकास 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा और इससे रोजगार के बहुत से अवसर भी पैदा होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ईंधन में 20% एथनॉल के मिश्रण की नीति लागू करके भारत प्रतिवर्ष आयात पर खर्च होने वाले 35,000 करोड़ रुपए बचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने 10% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया था। श्री पुरी ने कहा कि भारत ने 2026 तक 20% एथनॉल मिश्रित करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पहले 2030 तक पूरा किया जाना था। उन्होंने कहा कि 2025 से पूरे देश में 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 मिलने लगेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि एथनॉल मिश्रण की प्रक्रिया से किसानों को अब तक 82,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईंधन में एथनॉल के मिश्रण से न केवल भारत के आयात खर्च में कमी आएगी, बल्कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज बेंगलुरु में G20 वन हेल्थ कार्यशाला का उद्घाटन किया। 3 दिन की इस कार्यशाला में G20 के सदस्य देशों और निमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये संपूर्ण विश्व में एक समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के अवसरों और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए शोभा करंदलाजे ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इसके आधार पर इस कार्यशाला में एक समान स्वास्थ्य सेवाओं पर विचार महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने संकट से निपटने में दूसरे देशों की मदद की। विभिन्न देशों के बीच इस तरह का सहयोग अनुसंधानकर्ताओं, अकादमिशियों और पेशेवर लोगों से होकर गुजरना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता के लिए टिकाऊ व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। उन्होंने प्रतिनिधियों से एक ऐसे मंच के निर्माण पर काम करने को कहा जिसके जरिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को सद्भावनापूर्ण तरीके से साझा करने के लिए संवाद की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि समावेशी आर्थिक विकास के लिए नीतिगत पहल की आवश्यकता है। देश में घरेलू कच्चा कोकिंग कोयले का उत्पादन 2030 तक 140 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोकिंग कोयला इस्पात उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। इस कोयले की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जो इस्पात उत्पादन द्वारा संचालित औद्योगिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस्पात और कोयला मंत्रालयों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों ने घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में अनुमानित कोकिंग कोयले की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कोकिंग कोयला अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत एक परिवर्तनकारी उपाय के जरिए कोकिंग कोयले के आयात को कम करने पर केंद्रित है।
इन उपायों में अन्वेषण, वर्धित उत्पादन, प्रौद्योगिकी अभिग्रहण, कोकीन कोयला कंट्रोल से जुड़े निजी क्षेत्र, धुलाई की नई मशीनों को स्थापित करना, अनुसंधान और विकास गतिविधियां तथा गुणवत्तापूर्ण बढ़ोतरी शामिल है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार केवल केंद्र को ही जनगणना कराने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र में केंद्र ने कहा है कि वह संविधान के प्रावधानों और कानूनों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने कहा है कि उसको छोड़कर और किसी भी संस्था को जनगणना या इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। केंद्र ने यह शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में उन याचिकाओं की सुनवाई के सिलसिले में दिया है जिनमें बिहार सरकार की ओर से जातिगत सर्वेक्षण कराने के आदेश को बहाल करने के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई है। एक याचिकाकर्ता के अनुसार पटना उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किए बिना ही याचिका खारिज कर दी कि बिहार सरकार के पास जातिगत सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी करने की योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ओणम के अवसर पर सभी नागरिकों, विशेषकर केरल के लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और यह केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है और सभी लोगों द्वारा अपने धार्मिक और जातिगत पहचान से परे इस त्योहार को मनाना सामाजिक सद्भाव का संदेश भी देता है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम एकता, फसल और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव है जो समुदायों को परंपराओं के बंधन में बांधता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार कृषक समुदाय के अथक प्रयासों का सम्मान करने और प्रकृति की कृपा के लिए उसके प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच मणिपुर विधानसभा के एक दिन के सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई है। सदन अनिश्चितकाल के लिए रद्द किए जाने से पहले मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने व्यापारिक सलाहकार समिति 2023 की 5वीं रिपोर्ट पेश की। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कार्यालय ने घोषणा की थी कि विधानसभा की कार्यवाही 29 अगस्त से फिर शुरू होगी। इससे पहले विधानसभा का सत्र मार्च में हुआ था। नियमानुसार हर 6 महीने में एक सत्र आवश्यक होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि नाम से एक अध्याय इस वर्ष से 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के मन में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस तथा त्याग के मूल्यों से जुड़ी भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही युवाओं में राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की भावना को भी बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह संयुक्त पहल की गई है। इस अध्याय में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के इतिहास, महत्व और सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता के बाद देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को भी इसमें शामिल किया गया है। इस अध्याय में 2 मित्रों ने एक दूसरे को पत्र लिखकर स्वतंत्रता के लिए वीर जवानों के बलिदान पर कृतज्ञता की भावना साझा की। असम के 17 जिलों में 522 गांव में 1,90,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। प्रभावित जिलों में प्रशासन ने 47 राहत शिविर बनाए हैं, जिनमें 427 लोगों को रखा गया है। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने के लिए 45 राहत वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाढ़ पीड़ितों की संख्या में कुछ कमी आई है। कई प्रभावित जिलों में सड़कें टूट गई हैं और पुलों तथा तटबंधों को नुकसान हुआ है। इस बीच ब्रह्मपुत्र, बेकी, दिसांग, गोडांग, मानस, पगलादिया, कोपिली और सुबनसिरी नदियों में कई जगहों पर जलस्तर बढ़ रहा है। 137 सैनिकों वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी मिस्र में होने वाले ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास में भागीदारी करने के लिए रवाना हुई। यह सैन्य अभ्यास 31 अगस्त से अगले महीने 14 सितंबर 2023 तक मिस्र के मोहम्मद नागिब सैन्य ठिकाने पर होगा। ब्राइट स्टार 23 एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का नेतृत्व अमेरिकी सेटकॉम तथा मिस्र की सेना करेगी।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में 34 देश भागीदारी करेंगे। ये पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। ये पहली बार है जब भारतीय सशस्त्र बल 549 सैनिकों के साथ इस अभ्यास में भागीदारी कर रहा है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।